हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एडीआर सीरीज की सेकंड एपिसोड से, जहां हम डील करने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन से। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आज की वीडियो में आज हम डील करेंगे कि आर्बिट्रेशन बेसिकली होता क्या है एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। Now, we have already covered arbitration in a very basic way in our previous video, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन को अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये एक अनदर एडीआर प्रोसेस है, जहां पर बेसिकली एक प्राइवेट कोर्ट रूम की तरह ऑपरेट होता है, जहां पर पार्टीज ट्रेडिशनल कोर्ट रूम लिटिगेशन की जगह ना जाके एक अपनी डिस्प्यूट को रेफर करते हैं एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास। नाउ ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो भी एंटायर प्रोसेस होता है, ये पार्टीज के आपस में बनाए गए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। तो यही आर्बिट्रेशन पूरी तरह से होता क्या है और ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आर्बिट्रेशन बेसिकली होता क्या है। सो आर्बिट्रेशन जो वर्ड है वो आया है एक लैटिन वर्ड जो कि रोमन लॉ से लिया गया है, आर्बिट्ररी से, जिसका मतलब होता है टू एग्जामिन और टू जज। नाउ बिल्डिंग अप टू दिस, इंडिया में हम देखते हैं कि जो आर्बिट्रेशन का इंटायर लीगल रिजीम है वो गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 से। नाउ यही आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 21A डिफाइन करता है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन, दिस सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, arbitration means any arbitration whether or not administered by a permanent arbitral institution. सो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली कोई एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन या स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन नहीं देता आर्बिट्रेशन की। इंस्टेड व्हाट इट डज इज इट एक्सप्लेन्स अस कि आर्बिट्रेशन तब भी होगा जब एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाए, आर्बिट्रेशन तब भी होगा जब वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाए। सो टू एक्सप्लेन व्हाट आर्बिट्रेशन इज, आई थिंक जो बेस्ट डेफिनेशन दी गई होगी वो दी गई होगी हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। नाउ इन अकॉर्डिंग टू दिस, आर्बिट्रेशन है the reference of disputes or difference between not less than two parties for determination after hearing both sides in a judicial manner by a person or persons other than a court of competent jurisdiction. Now इस entire definition को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टीज अपने डिस्प्यूट या डिफरेंस को रेफर करते हैं किसी एक पर्सन या पर्सन्स को, ताकि उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो पाए इन अ वेरी जुडिशियल मैनर, एंड दैट पर्सन और पर्सन्स शुड नॉट बी अ कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि डिस्प्यूट का रेफरेंस किया जा रहा है किसी पर्सन को जो कि एडजुडिकेट करेगा, लेकिन वो पर्सन कोर्ट नहीं होना चाहिए। यही आर्बिट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड। सो मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन अनदर एडीआर प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पार्टीज के कंसेंट से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग नॉर्मल कोर्ट रूम लिटिगेशन की बात करते हैं तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को सू करता है तो जो पर्सन, द पर्सन दैट इज बीइंग सूड, उसके पास कोई कंसेंट नहीं रहती है कि वो इस कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। ही कैन नॉट डिनाई कि नो, आई डोंट वांट टू बी सूड हियर। लेकिन आर्बिट्रेशन या अदर एडीआर मैकेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई पर्सन या दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एडीआर प्रोसेस के थ्रू तभी गो थ्रू कर सकते हैं जब उनका आपस में कंसेंट हो। सो आर्बिट्रेशन में भी ये चीज है। आर्बिट्रेशन इज अ कंसेंशुअल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस बेस्ड ऑन पार्टीज अग्रीमेंट टू सबमिट देयर डिस्प्यूट फॉर रिजोल्यूशन टू एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नाउ आर्बिट्रेशन बेसिकली यही होता है कि जब पार्टीज जो है अपनी डिस्प्यूट को रिफर करती हैं रिजोल्यूशन के लिए किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, थ्रू the agreement between them it becomes arbitration. Now arbitration का जैसे हम सिनेरियो अगर देखें तो ज्यादातर ये होता है कि अगर दो पार्टीज किसी लीगल रिलेशनशिप में आ रही होती हैं तो उसके पहले वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ड्राफ्ट करती है, एंड इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में वो ये साफ साफ लिखती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुई उनके बीच में, कोई भी डिफरेंस अराइज हो रहा है उनके बीच में, तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। सो यूजुअली आजकल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में वहां पर जाता है आर्बिट्रल क्लॉज या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाया जाता है, जो कि क्लियरली ये कहता है कि अगर इन केस दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगी तो वो आर्बिट्रेशन के लिए अपने मैटर को रिफर करेंगे, अपने डिस्प्यूट को रिफर करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए। नाउ तो आर्बिट्रेशन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक प्री कंसीव्ड या प्रायर अग्रीमेंट होता है कि हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए अपने डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर करेंगे। एज वी कैन सी हियर
that there has to be an agreement between the parties. So we can say one thing, that to go for arbitration, uh, you have to have an agreement, and the entire conduct of arbitration is in accordance with the terms of parties arbitration agreement. That there has to be a party agreement of arbitration between the parties. So now, सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा ईडीआर मैकेनिज्म है जहां पर पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिफर करती हैं एक प्राइवेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, जो कि रिजॉल्व करता है उन डिस्प्यूट को. नाउ द एंटायर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल कम्स फ्रॉम agreement between the parties. So one thing we have to notice here is arbitration is heavily dependent on consent between the parties, and it is heavily dependent on the agreement between the parties, which is usually and in most cases it is prior. So moving on, we'll see how arbitration is different from other ADR mechanisms. Like what is it that it is different from other mechanisms. We'll see what sets arbitration apart. Now we know that since arbitration is an ADR procedure and it is very flexible in nature, one thing that is very different for arbitration is that the judgment or the award that comes out of arbitration, it is final, binding, and enforceable. And the same is contained in Section 35 of the Arbitration and Conciliation Act. Now, when we talk about mediation or conciliation, जो भी मीडिएटर और कंसिलिएटर आपस में अग्रीमेंट करवाते हैं पार्टीज का और जो फैसिलिटेट करते हैं, वो बाइंडिंग या एनफोर्सेबल नहीं हो सकता. वो इट ओनली स्टैंड्स एज अ symbol कि there has been an agreement between the parties. It is not binding, it is not final, and it completely depends on the understanding of the parties. So one thing is very clear when we talk about arbitration, that it is entirely dependent on the agreement that has been made between the parties. So we'll see what this arbitration agreement particularly is. So when we talk about arbitration agreement, again we have to make reference to the Arbitration Act of 1996, Arbitration and Conciliation Act. Now again we have section 21B of this Arbitration Act, जो कि define करता है कि arbitration agreement होता क्या है. Now as we have seen the agreement of arbitration in this particular act, in my opinion even the definition of arbitration agreement somewhat lacks when we come to it. Now according to this particular section, arbitration agreement is merely an agreement that has been referred in section 7. So whatever agreement that has been referred in section 7, that is arbitration agreement. So again we have to look into section 7 कि arbitration agreement होता क्या है actually. Now section 7 clause 1 define करता है कि arbitration agreement क्या होगा. So we'll go through it word to word first. An agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. So basically according to section 7 clause 1 ये define करता है कि अगर दो parties हैं, firstly agreement होगा दो से ज्यादा parties के बीच में, and इन parties का आपस में एक legal relationship होना चाहिए. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट उन अग्रीमेंट्स में रिफर नहीं किया जाएगा जहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो. इट हैज टू बी लीगल रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर. नाउ ये लीगल रिलेशनशिप चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है नेचर में, या तो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है. नाउ इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में ये भी मेंशन रहेगा कि या तो वो सारे डिस्प्यूट को रिफर करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए या किसी सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स को. तो बेसिकली अगर हम लोग सेक्शन 7 की बात करें तो ये कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होगा जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज ये अग्री करेंगे कि वो अपने सारे या सर्टेन डिस्प्यूट्स को रेफर करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए. और इन पार्टीज का आपस में एक लीगल रिलेशनशिप होगा और वो लीगल रिलेशनशिप चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है चाहे तो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 7 क्लॉज 2, ये पर्टिकुलरली कहता है कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा वो चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है या चाहे तो वो एक सेपरेट अग्रीमेंट के फॉर्म में हो सकता है. सो देयर इज नो बाइंडिंग नेचर ऑफ और बाइंडिंग फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एज सच. वो कैसा भी हो सकता है. नाउ दिस आल्सो बिकम्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ये एक्ट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, क्या वर्ड्स कंटेन्ड होने चाहिए. वो मेरली बस ये कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही गवर्न करेगा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैसे हैंडल की जाएंगी. वो ये कहेगा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो होगा वो तो क्लॉज के फॉर्म में भी हो सकता है, वो तो अलग से अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के भी फॉर्म में हो सकता है.
लेकिन ये नहीं कहता कि पर्टिकुलरली क्या चीजें कंटेंट होनी है, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स कंटेंट होने हैं. इट डज नॉट डिफाइन the contents of arbitration agreement as such, and this is very important as we are going to discuss it later. Now, moving on to clause 3 of section 7. Section 7 is very important when it comes to arbitration agreement. Section 7 clause 3 says that arbitration agreement shall always be in writing. So this is very important because an arbitration agreement cannot be oral. Any sort of oral agreement will not be legally valid, or it will the parties will not be bounded by it. It has to be in writing. Now, clause 4 of this particular section also defines what right. So according to section 4, section 7 clause 4, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को तब माना जाएगा कि वो राइटिंग में है जब वो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जिसपे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर है. सो अकॉर्डिंग टू इट, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा और उसमें दोनों पार्टीज के सिग्नेचर अवेलेबल है, तब हम कहेंगे कि जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेक्शन also says कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में थ्रू एक्सचेंज ऑफ लेटर और टेलेक्स और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी एक रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट मिलता है तो भी वो रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट को हम एक रिटन अग्रीमेंट की तरह ट्रीट करेंगे. नाउ थर्डली, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या डिफेंस एक्सचेंज होता है जहां पर एक पार्टी कहती है कि हाँ हमारे बीच में एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है एंड दूसरी पार्टी ये उस क्लेम को डिनाई नहीं करती है, तब ये एंटायर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या डिफेंस को हम कहेंगे कि हाँ एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इन राइटिंग है. सो इन तीनों पर्टिकुलर केस में हम मानेंगे कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है राइटिंग में एंड हेंस इट विल बी एनफोर्सेबल एंड इनवोकेबल. नाउ मूविंग ऑन, हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है. कॉन्स्टिट्यूट किन अग्रीमेंट को हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होते हैं. नाउ वी नो कि आर्बिट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का होना, बिकॉज यही डिफाइन करेगा कि आपके आर्बिट्रेशन के स्कोप क्या होंगे, आप अपने आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट करेंगे, उन आर्बिट्रेटर्स वो आर्बिट्रेशन अपने जजमेंट्स कैसे रेंडर करेंगे, वो अपने अवार्ड्स कैसे रेंडर करेंगे. सो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कंस्टिट्यूट क्या होता है. सो फॉर दिस वी हैव अ वेरी फेमस जजमेंट ऑफ जगदीश चंद्र वर्सेस रमेश चंद्र, जहां पर कोर्ट ने ये कहा था, if the terms of the agreement clearly indicate an intention on the part of parties to the agreement to refer the dispute to a private tribunal for adjudication and a willingness to be bound by the decision of such tribunal. It is an arbitration agreement. So in this particular case, कोर्ट ने ये कहा कि अगर दो पार्टीज आपस में एक अग्रीमेंट करती हैं जहां पर वो क्लियरली एक्सप्रेस करती हैं कि उनका इंटरेस्ट है कि उनके डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल रिजॉल्व करेगा एंड ये पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा ये दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग होगा, तो इस केस में हम कहेंगे जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो आर्बिट्रेशन होगी और ये अग्रीमेंट होगा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. सो ये एट्रीब्यूट नाउ जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का कोई भी फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई ना कोई एसेंशियल्स उनके प्रेजेंट रहते ही रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इट, सो अलोंग विद दिस लाइन वी नो कि आर्बिट्रेशन का एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट होता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अगर दो पार्टीज के बीच में किया जा रहा है तो वहां पर एक ऑब्लिगेशन या मैंडेट इम्पोज किया जाता है कि इन केस अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट या डिफरेंसेस अराइज होंगे तो केवल और केवल आर्बिट्रेशन के लिए रिफर कर सकते हैं. Parties cannot say कि in case of an dispute or difference they may invoke arbitration. They have to invoke arbitration. That is very essential when it comes to an arbitration agreement. That it has to be very specific in this regard. कि अगर आपका arbitration agreement है तो आपके arbitration agreement को एक obligatory या mandatory nature का होना है. अगर dispute आए तो आपको arbitration invoke करना ही पड़ेगा. टाइप के अग्रीमेंट्स को हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कह सकते हैं. सो नाउ फर्स्ट केस में अगर एक अग्रीमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एग्जिस्ट करता है जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि इन केस एनी डिस्प्यूट या डिफरेंस अराइज हो रहे हैं पार्टीज के बीच में तो पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगी, देन ऑटोमेटिकली वो जो अग्रीमेंट होगा वो एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो जाएगा. सेकेंडली, अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर क्लियरली ये नहीं लिखा है, जहां पर क्लियरली आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रल अवार्ड या आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी वर्ड स्पेसिफिकली यूज नहीं किए गए हैं,
सो इन केस में जस्ट बिकॉज उन्होंने वर्ड्स यूज नहीं किए अपने एग्रीमेंट में, वो ऑटोमेटिकली इट डज नॉट सीज टू बी एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर ऐसे केसेस में भी, ऐसे अग्रीमेंट्स में भी भले ही ऐसे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वर्ड एग्जिस्ट ना करते हो, बट स्टिल वो आर्बिट्रेशन के सारे एट्रीब्यूट्स फॉलो करता हो, स्टिल हम उसे कंसिडर करेंगे कि यार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, दैट इज अगर आपके आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में यानी कि आपके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अग्रीमेंट में अगर भले ही आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर जैसे वर्ड्स यूज किए गए हो, लेकिन वो कंटेम्पलेट करता हो या वो रिक्वायर करता हो या कंटेम्पलेट करता हो एक फर्दर और फ्रेश कंसेंट ऑफ पार्टीज फॉर रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, तब भी वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। To clarify this, let's take one example. Now, when there are two parties and they come into a dispute resolution agreement, say, so there is one particular time where parties A and B, they form agreement between each other, and in this particular agreement, they say that in case any dispute occurs between them, they will refer it to arbitration. Now, that particular arbitration agreement says or contains that if अगर किसी पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली आर्बिट्रेशन में जाने से पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी का कंसेंट लेगी कि वो आर्बिट्रेशन में जाए या ना जाए। सो इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में, यह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक एब्सोल्यूट मैंडेटरी ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है दोनों पार्टीज के बीच में कि इन केस वंस एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज बीन अंडरगॉन एंड उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो वो डायरेक्टली आर्बिट्रेशन के अंडर पे जा सकती है एक पार्टी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर वहां एक पार्टी को दूसरे पार्टी का कंसेंट लेना पड़े कि वो आर्बिट्रेशन में जाए या ना जाए, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसी कंडीशन लेता है तो इट सीजेस टू बिकम एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। वी कैन नॉट से दैट द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एग्रीमेंट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इट डज नॉट फॉल अंडर द सेम कैटेगरी। सो we can say we have seen three types of agreements as of now. Now we can say कि if there is one agreement जो कि clearly mention करता है कि वो arbitration agreement है तो वो माना जाएगा कि arbitration agreement है वो। दूसरा, अगर कोई agreement ऐसा होता है जो arbitration या arbitration से related कोई words use नहीं करता है and still वो arbitration के सारे attributes follow करता है तो भी वो arbitration agreement होगा। तीसरा, अगर कोई ऐसा agreement है जो कहता तो है कि वो arbitration agreement है लेकिन खुद के invoke होने के टाइम पे वो वापस से consent मांगने की बात करता है तो इस केस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा। सो नाउ हम देखेंगे जो सेकंड केस था कि अगर भले ही वर्ड्स ना यूज हो रहे हो रिलेटेबल वाले लेकिन फिर भी अगर वो एट्रीब्यूट्स फॉलो करता है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। सो वी हैव टू सी कि व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एक्चुअली आर। सो विल डाइव इनटू इट। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन आर डिफाइंड इन द केस ऑफ KK Modi versus KN Modi. KK Modi versus KN Modi. It was a case of 1998. So in this particular case, 6 attributes of arbitration define किए गए थे, जो बेसिकली ये कहते हैं कि अगर ये 6 attributes किसी भी dispute resolution agreement में mentioned है या contained है, तब हम कहेंगे कि वो dispute resolution agreement जो भी होगा, वो arbitration होगा। So सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वो agreement ये contemplate करता है कि जो भी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसका डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा बोथ द पार्टीज पे, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है। सेकेंडली, जो भी जुरिस्डिक्शन आएगी उस ट्रिब्यूनल के पास वो आनी चाहिए कंसेंट ऑफ पार्टीज से या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से या एक स्टैट्यूट से, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। थर्डली, जो ट्रिब्यूनल पार्टीज डिसाइड करेंगी, जिन ट्रिब्यूनल को पार्टीज पावर देने वाली है, केवल और केवल उस ट्रिब्यूनल के पास ये राइट होगा जो सारे सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ पार्टीज को डिसाइड कर सके। अगर किसी और भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं रहेगी कि पार्टीज के आपस के राइट्स को डिसाइड कर सके, वो अग्रीमेंट अगर ये कहता है कि जो सारे सब्सटेंटिव राइट्स हैं ओनली दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल कैन रिजॉल्व कैन determine all those substantive rights, then we can say yeah it is an attribute of arbitration agreement. Now जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, अगर वो ये कहता है कि जो भी इस ट्रिब्यूनल के पास हम अपने डिस्प्यूट और डिफरेंसेस को लेकर जा रहे हैं फॉर रिजोल्यूशन, उस ट्रिब्यूनल के पास ये राइट ये ड्यूटी इम्पोज होगी कि वो राइट ऑफ पार्टीज को डिटरमाइन करे इन एन इम्पार्शियल एंड जुडिशियल मैनर, पूरे लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए अगर वो राइट्स को डिटरमाइन करना जरूरी है उस ट्रिब्यूनल को। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। फिफ्थली,
जो भी अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज होगा, आपस में जो भी पार्टीज अग्रीमेंट कर रहे हैं और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, इट हैज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. If it is not enforceable by law, we cannot call it arbitration agreement. Now, the last attribute of arbitration agreement would be कि जो भी agreement हो रहा है parties के बीच में, it must contemplate that the tribunal will make a decision upon a dispute which is already formulated at a time when a reference is made to the tribunal. तो बेसिकली ये लाइन ये कहती है कि जो अग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, वो पहले से ये कंटेम्पलेट करेगा कि ट्रिब्यूनल के पास जो भी डिस्प्यूट जाएगा, ट्रिब्यूनल केवल और केवल उन्हीं डिस्प्यूट्स पे अपनी एडजुडिकेशन करेगा और उसी डिस्प्यूट के बेसिस पे अपने अवार्ड देगा. इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज, इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स स्कोप. ट्रिब्यूनल has to work in a very specific field and it cannot encroach those boundaries set up by the arbitration, whatever the agreement is. And if all these 6 elements are present, attributes are present, we can say the dispute resolution agreement is an arbitration agreement. So we have been discussing about arbitration and arbitration agreement. Now one thing very important we have to note here is why we have to discuss about arbitration agreement in so deep, because there is a mandate that has been imposed by section 8 of the Arbitration and Conciliation Act that whenever a dispute comes to a court, जब भी कोर्ट के पास कोई डिस्प्यूट आती है एंड अगर उस डिस्प्यूट को गवर्न कर सकता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी चल रहा है, तो कोर्ट ये ड्यूटी बाउंड है कि वो उस डिस्प्यूट को रेफर करेगा आर्बिट्रेशन विदाउट हियरिंग इट फर्स्ट. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम कोर्ट के पास डिस्प्यूट लेके नहीं जा सकते. कोर्ट इवन इफ हम जाते हैं, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू से कि आप पहले आर्बिट्रेशन में आइए. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डिफाइन कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जैक्टली होता क्या है. सो मूविंग ऑन, हम ये जानते हैं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के होने पे आप आर्बिट्रेशन पे जा सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ क्या आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो ही ना. सो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. सो हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था अबाउट सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, 89 क्लॉज 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि बेसिकली ये कहता है कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि रेफर कर सकता है पार्टीज के बीच की डिस्प्यूट को किसी भी एडीआर प्रोसेसेस के, पर्टिकुलरली जिसमें मेंशन था मीडिएशन, कंसिलिएशन, अदर जुडिशियल सेटलमेंट्स लाइक लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन. सो आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करने की पावर है कोर्ट के पास, नॉर्मल सिविल कोर्ट्स के पास, एज कंटेन्ड इन सेक्शन 89. नाउ फॉर दिस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ FCONS infrastructure. The entire name is written here. You can go through it if you read. Now, ये केस particularly ये बोलता है कि even if कोई भी pre-existing arbitration agreement नहीं है पार्टीज के पास, फिर भी पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती हैं जब उनको चॉइस दिया जाए आर्बिट्रेशन में जाने के लिए कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स. नाउ तो बेसिकली यहाँ पर ये इसके जजमेंट में ये कहा कि अगर पार्टीज के पास पहले से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं है लेकिन उनको एडीआर प्रोसेस या आर्बिट्रेशन में जाने के लिए कोर्ट ऑफर करता है एंड वो दोनों अग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तब वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं इवन इफ उनके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है. नाउ सेकेंडली, व्हाट इफ केस अगर ये हो कि अगर कोर्ट ने ऑफर किया है, एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया, दूसरे पार्टी ने मना कर दिया, तो इस केस में ये होगा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज के बीच में तो कोर्ट कैन नॉट रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन. दोनों पार्टीज का आपस में अग्रीड होना जरूरी है कि हाँ हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तभी जाके वो आर्बिट्रेशन में जा पाएंगे. हमने देखा कि आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं इवन इफ आपके पास पहले से प्रायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, एंड स्टिल आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं इवन इफ आपका डिस्प्यूट राइज हो रहा है उसके पहले से आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो या ना हो, अंडर द FCONS इंफ्रास्ट्रक्चर केस एज वी हैव ऑलरेडी सीन. सो आजकल ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टीज पहले से, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रख लेती हैं, जबकि ये बाद में भी पॉसिबल है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकती है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू नो, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द FCONS केस, जहां पर हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोर्ट रेफर कर रहा है आर्बिट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, तब दोनों पार्टीज का अग्री होना जरूरी है आर्बिट्रेशन के लिए. इन केस अ सिंगल पार्टी does not want to go for arbitration, the entire arbitration procedure will not happen. कोर्ट को अपनी पर्व्यू में लेना पड़ेगा एंड आर्बिट्रेशन के अंडर पे डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकता in that case.
बट व्हेन वी टॉक अबाउट हैविंग अ प्रायर एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन, ये नेसेसरी हो जाता है कि दोनों पार्टीज के ऊपर एक मैंडेट इम्पोज कर दी जाती है कि हाँ, अगर आपके बीच कोई डिस्प्यूट आती है तो आपको आर्बिट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ इट। नाउ हमने पहले ही देखा था सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, जो कि ड्यूटी इम्पोज करता है कोर्ट पे, एक मैंडेट इम्पोज करता है कोर्ट पे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिस्प्यूट आती है जो कि डिस्प्यूट एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंडर गवर्न होती है, तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि उन्हें वो डिस्प्यूट रेफर करनी पड़ेगी आर्बिट्रेशन के लिए। कोर्ट ऐसे केसेस को अपने परव्यू में नहीं ले सकती। सो द स्टार्क डिफरेंस इज कि अगर आपके पास पहले से प्रायर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो आप मैंडेटरली आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तब आप तभी जा सकते हैं जब दोनों पार्टीज एग्री करें, विच इज अ वेरी रेयर केस। सो वी कैन से कि हैविंग अ प्रायर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज बेटर फॉर बोथ द पार्टीज इफ दे वांट अ स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।